तो आज की तारीख है 29 जनवरी 2026। दुनिया बहुत तेज है, चमकदार है और पूरी तरह से डिजिटल है। लेकिन इस चमक के पीछे ना एक अजीब सी थकान महसूस होती है। हमारे हाथ में जो स्रोत हैं वे इसी थकान की परतें खोलते हैं। वे कहते हैं कि आज का दुख भूख या गरीबी से नहीं, बल्कि तुलना और उम्मीदों के एक ऐसे जाल से पैदा होता है जिसमें हम सब फंस गए हैं। हमारे पास एक कहानी का अंश है जिसका शीर्षक है द डिजिटल वॉइड, आरव्स सर्च फॉर मीनिंग इन 2026। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये डिजिटल वॉइड आखिर है क्या, स्रोत इसे कैसे समझाता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही पूरी कहानी की नींव है। स्रोत के मुताबिक ये वॉइड या खालीपन वो जानकारी की ठीक उल्टा है। हमारे पास डेटा है, अपडेट्स हैं, दूसरों की जिंदगी की हर खबर है, लेकिन हमारे अपने मन में क्या चल रहा है इसका कोई डेटा नहीं है। तो इसी बाहरी जानकारी के शोर और अंदरूनी आत्मज्ञान की खामोशी के बीच का जो गैप है वही डिजिटल वॉइड है। अच्छा। और ये कहानी इसी खालीपन में जी रहे एक किरदार आरव के जरिए एक पूरी पीढ़ी की बेचैनी को पकड़ने की कोशिश करती है। चलिए तो फिर आरव की दुनिया में उतरते हैं। कहानी हमें सीधे उससे मिलवाती है। 28 साल का लड़का, एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी और शहर के बीचों बीच एक फ्लैट। मतलब बाहर से देखने पर तो उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट है। उसके दोस्त, रिश्तेदार सब यही कहते हैं, यार तू तो सेट है। और यहीं से कहानी का पहला टकराव शुरू होता है, क्योंकि आरव के मन में रोज सुबह एक ही सवाल उठता है, अगर मैं सेट हूं तो मैं इतना बेचैन क्यों हूं। सही बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो उसकी मुस्कान के पीछे हर रोज मरता है और फिर जिंदा हो जाता है। हाँ, और कहानी इस बेचैनी की जड़ तक जाती है, जो सुबह अलार्म बजते ही शुरू हो जाती है। पहली चीज जो आरव करता है वो है अपना फोन उठाना। बिल्कुल, स्रोत इसे बहुत बारीकी से दिखाता है। किसी को नमस्ते कहने से पहले वो नोटिफिकेशन दिखता है, जैसे एक दोस्त की नई लग्जरी कार की फोटो, एक सहकर्मी के प्रमोशन का लिंक्डइन पोस्ट, किसी पुराने स्कूल के दोस्त की यूरोप ट्रिप की परफेक्ट कपल रील। हाँ वही। तो दिन की शुरुआत अपनी जिंदगी से नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी के एडिटेड चमचमाते हुए संस्करणों से होती है। तो ये एक तरह का डिजिटल हमला है जो सुबह सुबह ही हो जाता है। हाँ, और स्रोत इस तुलना को दो हिस्सों में बांटता है। एक है ऊपर की ओर तुलना, मतलब अपवर्ड कंपैरिजन, जहां हम किसी की भौतिक सफलता जैसे नई कार या प्रमोशन देखकर खुद को कम महसूस करते हैं। और दूसरी, जो शायद ज्यादा खतरनाक है, वो है आदर्श जीवन की तुलना, कंपैरिजन टू एन आइडियल लाइफ। सही। ये वो परफेक्ट कपल रील देखकर आती है जहां हमें लगता है कि सबकी जिंदगी में प्यार, रोमांच और खुशी भरी हुई है और सिर्फ हमारी जिंदगी ही बेरंग है। आरव इन दोनों का शिकार है। स्रोत में एक बहुत गहरी लाइन भी है इसके बारे में। हाँ, कि तुलना ने उसके मन में धीरे धीरे जहर भर दिया था। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो अपनी जिंदगी जीना छोड़कर दूसरों की जिंदगी नापने लगा है। और ये सिर्फ सुबह की बात नहीं है। कहानी में जिक्र है कि दोपहर के लंच ब्रेक में भी वो कैंटीन में सबके साथ बैठने के बजाय अकेला अपनी डेस्क पर बैठकर फोन स्क्रॉल करता रहता है। ये तो एक लगातार चलने वाला साइकिल बन गया है। और यही पैटर्न है, वो अकेलापन चुनता है, लेकिन उस अकेलेपन में भी वो अकेला नहीं है। उसके साथ हजारों लोगों की डिजिटल जिंदगियां हैं जो उसे और अकेला महसूस कराती है। वो सोचता है, क्या सब लोग वाकई इतने खुश हैं और क्या मुझ में ही कोई कमी है? ये सवाल ही उस डिजिटल वॉइड को और गहरा कर देता है। ठीक है, तो एक तरफ ये लगातार चलने वाली तुलना है, लेकिन क्या ये बेचैनी सिर्फ दूसरों को देखने से आ रही है, या फिर स्रोत इसके पीछे कोई और बड़ी वजह भी बताता है, जैसे खुद से जो उम्मीदें? बिल्कुल, और ये दोनों चीजें बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। दूसरों को देखकर ही तो हमारी उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं। स्रोत इसे अपेक्षाओं की भूख कहता है, एक ऐसी भूख जो कभी मिटती ही नहीं। हाँ। आरव ऑफिस में मेहनत करता है, टारगेट पूरे करता है, लेकिन हर सफलता के बाद उसे शांति नहीं मिलती। उसे बस अगला और बड़ा टारगेट दिखने लगता है। मुझे कहानी में एक लाइन बहुत दिलचस्प लगी, जहां लिखा है, जैसे ही वो एक सीढ़ी चढ़ता उसे ऊपर की 10 सीढ़ियां दिखने लगती। हाँ, ये तो एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ लगती है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर स्रोत एक बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट देता है, जिसे हम संतुष्टि का कर्ज कह सकते हैं, सैटिस्फैक्शन डेट। संतुष्टि का कर्ज, ये क्या है? इसका मतलब है कि आप बाहरी सफलता जैसे प्रमोशन या सैलरी हाइक से जितनी खुशी का उधार लेते हैं, आपको अपनी अंदरूनी शांति पर उतना ही ब्याज चुकाना पड़ता है।
हर अगली सफलता पिछली वाली से कम खुशी देती है और आपको पहले से ज्यादा खाली महसूस कराती है। वाह, संतुष्टि का कर्ज, ये तो बहुत सटीक तरीके से उस भावना को पकड़ता है। कहानी में एक सीन है जहाँ आरव ऑफिस की लिफ्ट में खुद को शीशे में देखता है। चेहरा, महंगे कपड़े, पोस्चर सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान है। ये वही कर्ज है जो उसकी आंखों में दिख रहा है। बिल्कुल, वो थकान सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो एक मानसिक और भावनात्मक थकावट है जो लगातार ज्यादा पाने की दौड़ से आती है। आप दुनिया की नजर में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से आपको पता होता है कि कुछ खाली है, कुछ बहुत जरूरी चीज गायब है। और ये थकान शाम को घर लौटने पर और बढ़ जाती है। कहानी इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। कमरा एकदम शांत होता है, लेकिन मन हजारों आवाजों के शोर से भरा होता है। हाँ। कहानी इसे 2026 का सबसे खतरनाक दुख कहती है, बिना वजह का दुख। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, ये वो दुख नहीं है जो किसी बड़ी त्रासदी या हानि से आता है। ये दुख तो सब कुछ होने के बावजूद कुछ ना होने का एहसास है। कहानी में एक और सीन है जहां आरव शाम को अपनी कार की खिड़की से बाहर शहर की चमक दमक देखता है और सोचता है, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? हाँ, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। यही बिना वजह का दुख है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सफलता ही असल में समस्या है? मैं ये नहीं कहूंगा कि सफलता समस्या है। स्रोत के हिसाब से समस्या सफलता की उस परिभाषा में है जिसे हमने बिना सोचे समझे अपना लिया है। दौड़ना प्रॉब्लम नहीं है, आंख पर पट्टी बांधकर दौड़ना प्रॉब्लम है। अच्छा, हम सब एक दूसरे को दौड़ते हुए देख रहे हैं और मान लेते हैं कि दौड़ना ही मंजिल है, भले ही वो दौड़ हमें एक खालीपन की तरफ ले जा रही हो। और शायद यही वो सवाल है जो आरव को हर रात सोने नहीं देता। कहानी बताती है कि हर रात सोने से पहले उसके मन में एक ही सवाल घूमता है, अगर यही जिंदगी है जिसे सेट होना कहते हैं, तो लोग इसे पाने के लिए इतनी दौड़ क्यों लगाते हैं? बिल्कुल, ये सवाल सिर्फ आरव का नहीं है, ये पूरी कहानी का सार है। ये सवाल उस पूरी व्यवस्था पर है जिसे हमने सफलता का पैमाना मान लिया है। आरव का सवाल उस पूरी धारणा को चुनौती देता है कि ज्यादा पैसा, बड़ा पद और बेहतर प्रोफाइल ही खुशी की गारंटी है। उसकी अपनी जिंदगी इस बात का सबूत है कि यह सच नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ एक निराशाजनक मोड़ पर खत्म नहीं होती। अंत में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। स्रोत बताता है कि आरव इस बात से अनजान है कि उसकी जिंदगी में बहुत जल्द एक ऐसी मुलाकात होने वाली है जो उसे दुख से भागना नहीं बल्कि दुख को देखना सिखाएगी। और ये आखिरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, दुख को देखना। आज की दुनिया हमें हर मुश्किल, हर बेचैनी से ध्यान भटकाने के हजार तरीके देती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हो या कोई और मनोरंजन। हमारा पहला रिएक्शन होता है कि इस बुरी फीलिंग से भागो, कुछ और देखो, कुछ और करो। हाँ, हम अपनी बेचैनी को स्क्रॉल कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये कहानी इशारा कर रही है कि शायद जवाब ध्यान भटकाने में नहीं बल्कि ध्यान लगाने में है। समाधान भागने में नहीं बल्कि रुककर उस खालीपन को, उस दुख को देखने और समझने में है। शायद वो आने वाला व्यक्ति उसे यही सिखाएगा। कहानी के अगले भाग में शायद इसी यात्रा का जिक्र होगा। तो आरव की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकी है जहां सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब मिलने की एक संभावना भी है। ये कहानी हमें 2026 के उस इंसान से मिलवाती है जो भीड़ में रहते हुए भी अकेला है और सब कुछ पाकर भी अधूरा है। ये डिजिटल दुनिया की उस चमक को दिखाती है जिसके नीचे गहरा अंधेरा है। खाएगा। सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के इस डिजिटल शोर में, जहां हर भावना को एक मीम, एक रील या एक स्टेटस अपडेट में बदल दिया जाता है, हम सब अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस करने और उन्हें स्वीकार करने की क्षमता खोते जा रहे हैं। शायद असली समस्या दुख का होना नहीं है, बल्कि दुख को महसूस करने से हमारा डर है। और हम उस डर को भगाने के लिए जिस डिजिटल दुनिया का सहारा लेते हैं, वही दुनिया उस दुख को और बढ़ा रही है। ये एक ऐसा चक्र है जिस पर सोचना जरूरी है।